सुचेता कुकरेती, आप देख रहे हैं माइक ऑन है और आज जिन खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात होगी, चुनाव से पहले ही पुष्पा गायब हो गया। अब ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज फलता में उपचुनाव था, फलता में सिक्योरिटी टाइट थी, फलता में आज लोग वोट डालने के लिए घर से निकल रहे थे, लेकिन जो नहीं दिख रहा था वो पुष्पा था। आखिर उपचुनाव के बाद क्या तस्वीर निकल कर आई, ये आपको बताऊंगी। इसी के साथ आज आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट कार्ड से मोदी करेंगे हिसाब। 5 देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे और स्वदेश आते ही एक्शन में नजर आए। अब कैसे मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं और मंगाए जा रहे हैं और इसके बाद कौन से बड़े फैसले कर सकते हैं प्रधानमंत्री, आज इसकी बात होगी। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी वर्सेस अखिलेश तो है, लेकिन उसके बीच में कैसे ओवैसी किंग मेकर बनने की राह पर है क्या, आज इसकी बात होगी। असदुद्दीन ओवैसी क्या किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं, किसी का बना सकते हैं। और इसी के साथ बात होगी उस गर्मी की जो अर्धशतक लगाने वाली है। क्या पारा 50 पार पहुंचेगा? देश भर से गर्मी की जो तस्वीरें आ रही हैं, लोग बेहाल हैं। हाय हाय गर्मी हर जगह सुनाई दे रही है। आज इसकी भी तस्वीरें बताऊंगी कि कौन से सबसे गर्म शहर हैं। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की, जहां पर फाल्ता पे आज उपचुनाव हुआ है। जहांगीर तो पुष्पा झुक गया, झुकेगा नहीं, वो तो पूरा अंदर। पुष्पा झुक गया तो नहीं है, अभी चला गया। इसके लिए अभी उत्सव में वोट दे रहे हैं। आपने 15 सालों से वोट ही नहीं दिया। नहीं दिया था। क्यों, कौन रोकता था? टीएमसी का। तो अभी आपने सुना है, एक व्यक्ति फलता में बता रहा था कि मैं 15 साल के बाद वोट डाल रहा हूं क्योंकि 15 साल तक मैंने वोट ही नहीं डाला। फलता में आज उपचुनाव हुआ और फलता में उपचुनाव के लिए लोगों ने लंबी कतारें लगाई। कितना प्रतिशत वोटिंग फलता में हुई वो भी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये वही जगह है जहां शुभेंदु अधिकारी प्रचार के लिए निकले। उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन प्रचार खत्म होते होते जो प्रत्याशी मैदान में थे वो ही सरेंडर कर गए। जहांगीर खान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जनता आज भारी संख्या में निकली वोट डालने। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताऊं। लेकिन यहाँ उपचुनाव हो रहा है, उसकी तस्वीर याद कर ली, ये तस्वीर याद कर ली। ये फलता में उपचुनाव के जब चुनाव हुआ था 29 तारीख को, उसकी ये तस्वीर है और किस तरह से वहां पर हिंसा हुई थी। मतदान के दौरान बवाल हुआ था। आप देख रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस कैसे लोगों को वहां भगा रही थी। अब इतना बवाल हुआ, उसके बाद यहाँ पर फिर से रीपोलिंग की बात कही गई। ये था हंगामा, जरा सुनाइए कैसे हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता देती हूं, पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर रीपोलिंग हुई है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक यहां मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 86.11% वोटिंग फलता में हुई है। वोटिंग हुई, मतदान के दौरान तनाव पहले बढ़ गया था। ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा था जब 29 तारीख को यहां वोटिंग हुई थी और कई बूथ्स पर गड़बड़ी का आरोप था। चुनाव आयोग ने इस सीट पर रीपोलिंग का आदेश दिया था और उसी के बाद फलता सीट के नतीजे, अब फिर से वोटिंग हुई, आज हुई है और अब नतीजे आएंगे 24 मई को। तो फलता में पहले ही जहांगीर खान अपना नाम वापस ले चुका है और उस सबके बीच आज वोटिंग हुई है और 24 मई को अब नतीजे आएंगे। अब आपको बताऊं कि रीपोलिंग के दौरान फलता के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर वहां पर सिक्योरिटी थी। वहां पर सिक्योरिटी इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि पिछली बार यहां पर जगह जगह तनाव था। तनाव के बाद ही यहां पर आप जो देख रहे हैं तस्वीर, यहां पर अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट था। तो ये तस्वीर आपने देखी। आपको बताऊं कि इसके लिए खास तौर से इंतजाम भी किए गए थे। मतदान को लेकर चुनाव आयोग सतर्क था। रीपोलिंग के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी। पहले के मुकाबले दुगनी सुरक्षा की गई। 285 बूथ्स पर लोगों ने वोट डाला। हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे।
केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां यहां पर तैनात। हर मतदान केंद्र में 3 कैमरे लगाए गए थे और लाइव वेबकास्ट से पैनी नजर इस पर रखी जा रही थी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि 29 तारीख को यहां पर जिस तरह का बवाल हुआ उसके बाद प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। निगरानी के लिए 3 चुनाव ऑब्जर्वर्स भी तैनात थे। हर बूथ पर सीएपीएफ के 8 जवान तैनात रहे, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। पिछली बार 4 जवान ही तैनात थे, तो अब आप देखिए ये बंदोबस्त इस बार के लिए किया गया स्टैंड बाय पर 30 क्विक रिस्पांस टीम्स भी फलता के इस चुनाव के लिए। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर वहां आई जब फलता के लोगों ने बताया कि वो वोट डालने के लिए निकले और क्या कहा, जरूर सुनिए। कितने साल से आप वोट नहीं दे रहे? 15 साल के वोट नहीं दिया था। आपने 15 सालों से वोट ही नहीं दिया? नहीं दिया था। क्यों, कौन रोकता था? टीएमसी का। क्या होता था इससे पहले यहाँ पर? यहाँ पर तो जोर जबरदस्ती हो रहा है, यहाँ देना वो यहाँ देना। अब तो ठीक है, आप पूरे शांति से शांति से जहांगीर तो पुष्पा झुक गया। झुकेगा नहीं, वो तो पूरा अंदर घुस गया। खत्म टाटा बाय बाय। बाय बाय। दादा, इससे पहले कभी वोट दिया? वोट दिया था, घूम के आया था। क्या 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 होता था यहाँ पर इससे पहले 15 सालों में? जो भी देना है टीएमसी को देना है, अच्छा, दूसरा जगह में नहीं देना है। यही है बात। ये कितने सालों से चल रहा था? 10-15 साल से यही चल रहा था। गांव के लोग वोट नहीं डाल पा रहे। जैसे भाईपो आया है उसका टाइम से हो रहा है ये बात। पुष्पा तो झुक गया आखिरकार। पुष्पा झुक गया तो नहीं है, अभी चला गया। इसके लिए अभी उत्सव में ভোট दे रहा है। যে কাকে ভোট দিয়েছে বলো, কাকে ভোট দিয়েছে বলো। আর যদি বলে বিজেপি কে ভোট দিয়েছে, বেরো 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 বেরো, হাত ধাক্কা দিই। এটা মহিলাদের সাথে হতো? হ্যাঁ, আমাদের সাথে তো বেশি ডাকতো আমাদের। কারা করতো এটা? ও তৃণমূলের নেতারা। तो आपने सुना कि लोग कैसे बता रहे हैं कि कितने लंबे समय के बाद आखिरकार वोट करने के लिए पहुंचे। पहले तो वोट भी नहीं करते थे और पहले डराया जाता था। अब ये वहां पर हमारे सहयोगी ऋतिक से बात करते हुए लोग बता रहे थे। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जहांगीर खान के घर की तस्वीर है, उस पर ताला लगा हुआ है। जहांगीर खान वोटिंग से पहले कहां है, कहां थे, किसी को पता नहीं है। वहां पर उनके घर पर ताला लगा हुआ था। लोग आपस में बात भी कर रहे थे। हमारे सहयोगी भी उन लोगों ने पूछा कि क्या जहांगीर वोट डालने आए हैं, तो लोगों ने कहा उन्हें नहीं देखा गया। तो उनके घर पर तो ताला लगा था, कहां है जहांगीर खान किसी को पता नहीं। रिपोलिंग के दौरान जहांगीर खान गायब रहा। जहांगीर खान के घर पर ताला था, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। तृणमूल के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा रहा। जहांगीर खान का वोट फलता सीट पर ही है और वोट डालने भी बाहर नहीं निकला। जहांगीर खुद को पुष्पा कहने वाला जहांगीर अंडरग्राउंड हो गया। अब जहांगीर के सरेंडर से टीएमसी एक तरह से मैदान से साफ हो चुकी है। पहली बार बीजेपी की जीत की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि पिछली 3 बार से टीएमसी ही ये सीट जीतती रही है। अब चुनाव लड़ने से जहांगीर ने इनकार कर दिया है। अभिषेक बैनर्जी के करीबियों में जहांगीर की गिनती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। टीएमसी की सत्ता के दौरान इलाके में प्रभाव था, सत्ता बदली तो चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। तो फालता में आज जहांगीर का पता नहीं था। जहांगीर पहले ही नाम वापस ले चुका है और आज वोट डालने भी नहीं पहुंचा। लेकिन इन सब के बीच जहां फालता में वोटिंग हो रही थी, तो शुभेंदु अधिकारी कहां थे वो देखिए। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आज बेलूर मठ पहुंचे और शुभेंदु ने इस मौके पर मठ के पूजनीय संतों को प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब प्रचार चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेलूर मठ गए थे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का केंद्र है और यहीं पर प्रधानमंत्री जब प्रचार के दौरान पहुंचे थे, तो आज फलता में वोटिंग के दौरान बेलूर मठ पहुंचे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। तो फालता में वोटिंग हुई है और किसी को कोई शक नहीं है। टीएमसी ने नाम वापस ले लिया, तो जीत किसकी होगी? अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही है, जरा सुनिए। लोग निकल नहीं पाते थे, वोट देना तो दूर की बात। हम सैल्यूट करते हैं फालता के महिला लोग को। तब सरकार नहीं बना था भाजपा का, लेकिन वो लोग आके प्रतिवाद किए थे। तो आज बंगाल के लोग ये तृणमूल पार्टी को बर्खास्त कर दिए। जो सरकार ममता बनर्जी का सरकार चलता था तृणमूल का गुंडा लोग का आशीर्वाद से, गुंडा लोग का सहयोगी होकर,
ये बंगाल के लोग बोल दिए, हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा सरकार। तो आपने सुना अग्निमित्रा पॉल सीधे सीधे कह रही है, पहले डर था, लोग निकलते नहीं थे, अब तो फलता हम जीत ही रहे हैं क्योंकि लोग डर के साए से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार के दो फैसले ऐसे हैं जिनमें पश्चिम बंगाल पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मदरसों में वंदे मातरम को ना बोला जा रहा है क्योंकि वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, तो उसे लेकर रिएक्शन आ रहा है। दूसरी तरफ गौ हत्या को हाँ कहा जा रहा है क्योंकि हुमायूं कबीर जैसे नेता कह रहे हैं कि हाँ, हम तो गाय की कुर्बानी देंगे और कोई रोक सकता है तो रोक लो। अब ये दो फैसले हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की दो फैसले जिनको लेकर ये घमासान मचा है। एक, मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा जिसे अनिवार्य कर दिया गया, और दूसरा, गौ हत्या पर जिस तरह रोक लगाई गई है उसे लेकर ये हंगामा मचा है। आपको बताती हूँ, शुभेंदु सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का फैसला। अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसको आप देख रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कह दिया गया है कि प्रार्थना में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। अब ये बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल सरकार का, इसके बारे में आपको बता देती हूँ। शुभेंदु सरकार ने सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ फैसले किए और उन्हीं में से एक ये है, बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम गूंजेगा, इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब से सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना ही होगा। क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना में वंदे मातरम गाना होगा। सरकार का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे बंगाल के सभी मदरसे। वो मदरसे बताएंगे कि क्या उनके यहाँ पर वंदे मातरम गाया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अब सरकारी ऑर्डर हो गया है। आधिकारिक आदेश में साफ साफ निर्देश जारी हो गए हैं। पुराने सभी नियमों और प्रथाओं को रद्द करते हुए ये ऑर्डर आया है। अब नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। 13 मई को भी विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया था। आदेश को 18 तारीख से लागू भी कर दिया गया था, लेकिन अब इसे मदरसों पर भी लागू कर दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ वंदे मातरम की नहीं है। वंदे मातरम को अनिवार्य करने के साथ साथ एक सियासी जंग भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है, जब खुलकर कहा जा रहा है कि ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे वंदे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों वंदे मातरम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। शुभेंदु सरकार ने सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है और इसी फैसले ने बंगाल में नया सियासी सुर छेड़ दिया है। एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रभक्ति से जुड़ा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे धार्मिक संस्थानों में सरकारी दखल के तौर पर देख रहा है। कानून को लागू करने की किताब है और इसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। संविधान में बिल्कुल क्लियर है कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी, धार्मिक इदारों के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक उनके ऊपर नहीं होगी। देश के अंदर इनको उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि सांस लेने पर भी हम शुक्र अदा करें कि हम सरकार ने हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी कर दी। नए मुख्यमंत्री बने, नई सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा हिंदूवादी हैं, क्योंकि वो टीएमसी से आए थे, डिफेक्टर है, तो उनको अपनी लॉयल्टी शो करना है आरएसएस को, तो इसलिए उन्होंने इसको लागू करने का प्रयास किया। आदेश के मुताबिक ये नियम सिर्फ सरकारी मदरसों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में इसे लागू किया जाएगा। लेकिन इस फैसले पर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ये तय नहीं करेगी कि हम कितने भारतीय हैं। गीत जो सरकार की तरफ से ज़बरदस्ती तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और राष्ट्रगीत पे भी हमें सिर्फ चंद उन अल्फाज पर वो है जो कि हमारे मजहब के उसको क्लैश करते हैं। जो मुद्दे हैं, शायद मुद्दों की कमी हो गई बीजेपी के पास में, या उन मुद्दों को पूरा नहीं कर सकते जो उन्होंने चुनाव के समय में उठाए थे, इसलिए उससे जहन को बांटने के लिए इस टाइप की चीज़ें सामने लाई जा रही है। कोलकाता खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ अली भी इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। अशरफ अली ने कहा कि वंदे मातरम को मुसलमानों पर थोपना गलत है, क्योंकि इसकी कुछ पंक्तियां हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। वंदे मातरम को हम ये नहीं कहते कि गलत है या उसको नहीं होना चाहिए। हमारे जो भाई उसको गाते हैं या उसको पढ़ते हैं, उनका आस्था उसके साथ है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुसलमानों पर थोपना, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल जो एक हर रिलीजन के लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया, वो उसका उल्लंघन है।
हालांकि अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अगर देश की संसद में वंदे मातरम से कार्रवाई शुरू होती है तो दूसरी जगहों पर मातृभूमि की वंदना करने में क्या दिक्कत है। बहुत सारे मुसलमान फ्रीडम फाइटर रहे, किसी को वंदे मातरम बोलने में कभी कोई झिझक नहीं हुई, सब जोर से वंदे मातरम बोलते थे, गाते भी थे। लेकिन वंदे मातरम पे जिस तरीके की इसको पॉलिटिक्स में लाना और इसको अपना पॉलिटिकल मुद्दा बनाना, ये इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये जो कदम उठाया है सुवेंदु अधिकारी ने, स्वागत योग्य है, क्योंकि वंदे मातरम क्या है? मातृभूमि की वंदना। जिस मातृभूमि से हम उर्वरा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, अन्न लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी, उसकी वंदना करना, वही हमारा जीवन है। तो निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। दरअसल मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का फैसला शुभेंदु सरकार के उस आदेश के ठीक एक हफ्ते बाद आया, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों के लिए वंदे मातरम को जरूरी किया गया था। सरकार का तर्क है कि जब दूसरे माध्यमों के स्कूलों में ये नियम लागू हो सकता है तो मदरसों को इससे बाहर क्यों रखा जाए। तो वंदे मातरम को ना और गाय की कुर्बानी को हाँ। एक और फैसला जिस पर ये घमासान मच गया है वो कुर्बानी है। बकरीद का त्योहार आने वाला है और हुमायूं कबीर ने ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर हंगामा मच गया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने जिस तरह से गौवंश की हत्या पर रोक लगाई, यहाँ हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं आपको वो बताती हूं। हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया वो जरा देख लीजिए। बंगाल में गौहत्या पर शुभेंदु सरकार सख्त है, उन्होंने क्लियर कट निर्देश दिए। अब अनुमति और प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है किसी तरह की गौहत्या के लिए, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा वध, ये सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। लेकिन 1950 के कानून 2018 हाईकोर्ट आदेश का हवाला देकर सरकार ने ये कहा है। अब आपको बताऊं कि सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सरकार का आदेश उल्लंघन किया तो जेल भी होगी, यह भी कह चुकी है बंगाल की सरकार। शुभेंदु सरकार के इस फैसले को हुमायूं कबीर चुनौती दे रहे हैं। ये वही हुमायूं कबीर है, बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर। बकरीद से पहले हुमायूं ने कहा कुर्बानी तो होकर रहेगी, और उन्होंने कहा कुर्बानी पर कोई समझौता नहीं होगा। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरे की भी कुर्बानी होगी, मना किया गया तो भी नहीं हम रुकने वाले, ये कह रहे हैं हुमायूं कबीर। कई सालों से कुर्बानी जारी है, कोई हमें रोक नहीं सकता। अब इसमें एक बात स्पष्ट कर दूं, सरकार ने कुर्बानी के लिए रोक नहीं लगाई है, ना ही मना किया है, पर हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये एक परंपरा है जो 1400 सालों से चली आ रही है, और उन्होंने कहा कि कुर्बानी के तहत हम गाय की भी कुर्बानी देंगे और बकरे की भी कुर्बानी देंगे। अब जो पूरा घमासान मचा है वो इसी बयान पर है, जरा सुनिए क्या कहा हुमायूं कबीर। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज़ है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। मैं फिर बता देना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुर्बानी पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन हुमायूं कबीर के इस बयान से कि गाय की कुर्बानी तो होकर रहेगी, इससे घमासान छिड़ गया है। जरा सुनिए कैसे बयानों के जरिए ये जंग और आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि अगर हिंदू जागरूक हो जाए, हिंदू खड़ा हो जाए, तो गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर दंगा करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं। वो तो उनका एजेंट है, उनका टट्टू है, उनका बिका हुआ पिल्ला है, पैसे लेकर के बोल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय है। गाय को नेशनल एनिमल करार दिया जाए और बैन कर देना चाहिए, गाय की कुर्बानी बैन कर देना।
सरकार क्या कर रही है इस चीज़ पर? और पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल से पहले सरकार असम में, गोवा के अंदर के किसकी सरकार है? बीजेपी की जब वहाँ नहीं रोक पा रही तो मुझे तो यहाँ भी उम्मीद नहीं लगती कि बीजेपी यहाँ रोक पाए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? मैं मुतालबा करता हूँ, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। इन सब बयानों के बीच जो बड़ी खबर है वो आपको बता देती हूँ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 13 मई को जारी उस नोटिस पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया जिसमें मवेशियों के वध पर पाबंदी लगाई गई। हाईकोर्ट ने धार्मिक आधार पर दी गई याचिकाएं खारिज करते हुए साफ कर दिया कि गाय की कुर्बानी देना ईद के त्योहार का कोई भी अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये कोई धार्मिक आवश्यकता भी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, गाय की कुर्बानी कोई धार्मिक आवश्यकता नहीं है, ये कोई अनिवार्यता नहीं है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बकरीद से पहले और सरकार के इस फैसले के बीच कोर्ट ने ये बात कही है। अब आपको एक और बड़ी खबर बताती हूं, जहां हम एक्शन की बात कर रहे हैं वहीं घुसपैठ पर शुभेंदु अधिकारी का 3D एक्शन क्या है जरा वो देख लीजिए, क्योंकि ये आपको बताना जरूरी है। बंगाल में घुसपैठ राजनीति के केंद्र में रहा है। घुसपैठ से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुई। अब घुसपैठ को लेकर एक्शन मोड में है शुभेंदु अधिकारी। 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस और बीएसएफ के बीच समन्वय का प्लान तैयार हुआ है। फेंसिंग, बॉर्डर आउटपोस्ट निर्माण का काम भी तेज हुआ है। बॉर्डर फेंसिंग से सीमा निगरानी मजबूत होगी। घुसपैठियों के अवैध प्रवेश रोकने में भी मदद मिलेगी। सरकार के नए मॉडल में 3 चरण तय किए गए। पहला, संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान यानी उन्हें डिटेक्ट करना। दूसरा, दस्तावेजों से उनका नाम हटाना यानी कि डिलीट करना। और तीसरा, हिरासत में लेकर बाहर निकालना यानी कि डिपोर्ट करना। तो ये ट्रिपल डी 3D एक्शन की बात हम कर रहे हैं। राज्य पुलिस ऐसे लोगों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपेगी। आपने ये 3D मॉडल के बारे में खुद गृह मंत्री अमित शाह से भी सुना है, बंगाल के प्रचार के दौरान सुना है। बीएसएफ बांग्लादेश के साथ समन्वय कर इन्हें वापस भेजेगी। तो एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं, वो तस्वीर जरा देख लीजिए, क्योंकि जब मैं ये कह रही हूं कि 3D मॉडल चल रहा है तो 3D मॉडल की तैयारी जो चल रही है वो भी आप देखिए। बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। ये तस्वीर बड़ी अहम है। बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू होना यानी कि बीएसएफ को जो जमीन सौंपी गई है, घुसपैठियों के रास्ते कैसे सील कर रही है बीएसएफ, उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये काम जो कि बार बार बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार में अटका हुआ था, अब शुरू हो चुका है। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से आज ही लौटे और लौटते ही एक्शन मोड में नजर आए। मंत्री परिषद की बैठक बुला ली। दरअसल एक तरफ पश्चिम एशिया की जंग से पैदा महंगाई का संकट है जिसकी तपिश आम लोगों तक पहुंच रही, तो दूसरी चुनौतियां भी। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री की जो प्रायोरिटीज हैं यानी कि प्राथमिकताएं हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। प्लान पूरी तरह से सेट है। तो आपको ये बताऊं कि प्रधानमंत्री आज इस कैबिनेट बैठक को ले रहे थे और ये कैबिनेट बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री का टारगेट क्या है, उनका लक्ष्य क्या है और उनका एजेंडा क्या है, ये आपको समझा देती हूं कि 3 पॉइंट्स में। पहले उनका एजेंडा समझ लीजिए। पहला, महंगाई पर मार, यानी कि इस बैठक के जरिए महंगाई पर मार की कोशिश। दूसरा, प्रधानमंत्री का बड़ा क्लियर एजेंडा है कि मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना था। और तीसरा, आपको बताऊं, मंत्रिमंडल में फेरबदल की ये आशंका है कि जून तक ये फेरबदल पहला मोदी 3.0 का हो सकता है। अब आपको बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ले सकते हैं, क्या बड़ा फैसला हो सकता है, इसको लेकर सुगबुगाहट है। 5 देशों के दौरे से लौटते ही एक्शन में नजर आए पीएम मोदी। अब देश पहुंचते ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की उन्होंने बैठक बुलाई। बंगाल असम में जीत की बाद सबसे बड़ी ये बैठक है। पीएम के दफ्तर सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की ये बैठक हुई। अब इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए।
जून में मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, ऐसी आशंका है। 10 साल आगे के प्लान पर पीएम मोदी की स्पष्ट सोच, खराब काम वाले मंत्रियों की छट्टी हो सकती है, युवा और नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। 2027 में यूपी समेत 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हां, पंजाब, यूपी, गुजरात, हिमाचल, अब इन राज्यों के चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। फेरबदल से क्षेत्र और जाति समीकरण भी साधे जा सकते हैं। आपको यह भी बताऊं कि बंगाल और असम में बीजेपी की बड़ी जीत उन्हें मिली थी, तो मंत्रिमंडल में इन राज्यों के चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। पंजाब से मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जेडीयू और टीडीपी के मंत्री भी बढ़ाए जा सकते हैं। ये घटक दलों को साथ लेकर चलने के लिए भी एक महत्वपूर्ण बैठक थी। दूसरे दलों से मंत्री बढ़े तो बीजेपी के घट सकते हैं। अब ये भी ध्यान में रखिए, राज्यसभा कार्यकाल पूरा कर चुके मंत्री हट सकते हैं और हटाए गए मंत्री संगठन के काम में लगाए जा सकते हैं। अनुभवी नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी भी दी जाएगी। मोदी 3.0 में अब तक कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये होने वाला है। बात सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल की नहीं है, सिर्फ कुछ चेहरों को शामिल करने और कुछ चेहरों को हटाने की नहीं है। बात देश के विकास की है और विकास के लिए फ्यूचर प्लानिंग की है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपको ये बताऊं कि सुधारों पर 10 से ज्यादा मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन आज दिए गए। ऊर्जा, वित्त, रेलवे, वाणिज्य मंत्रालयों के भी प्रेजेंटेशन इसमें शामिल थे। परमाणु ऊर्जा और श्रम मंत्रालय का भी प्रेजेंटेशन था। मंत्रालयों ने 12 साल के कामकाज का एक तरह से हिसाब रखा है और पिछले 1 साल में कैसे काम और प्रगति हुई उसको भी रखा। जो योजनाएं चलाई गई उनकी भी एक लिस्ट सामने रखी गई। मंत्रालयों ने सुधार के कदम की भी जानकारी सामने रखी। 2 वर्षों में उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा सौंपा गया। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद मंत्रालयों ने यह रिपोर्ट सौंपी। मंत्रियों ने आगे के सुधार का एक रोड मैप, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा आगे के रोड मैप पर जोर देते हैं, वो भी रखा। मंत्रालयों से आगे के विकास एजेंडे पर भी मंथन मांगा गया, खासकर एक ऐसे समय जब पश्चिम एशिया युद्ध के चलते महंगाई की एक मार और संकट पूरी दुनिया पर है। तो सुधार बड़े कौन से सामने रखे जाएंगे उसकी भी एक फहरिस्त रखी गई। लोगों का जीवन कैसे आसान बनाया जाएगा उसे लेकर भी उपायों पर चर्चा हो रही है। पिछले साल 4 जून को हुई थी मंत्रिपरिषद की बैठक। 9 जून को मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने वाले हैं, ये भी आपको बता दें। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में है तो दूसरी तरफ यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी भी एक्शन में नजर आ रही है। एमआईएम ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी योगी के रथ को रोक सकती है। बयान क्या दिया है पहले वो आपको बताती हूं, क्योंकि जरूरी यह है बताना कि चुनाव से पहले मुसलमानों से ओवैसी की पार्टी ने अपील की। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता इसरार अहमद ने एक बड़ा बयान दिया है यूपी के सियासत और चुनाव को लेकर। यूपी चुनाव सत्ता में मुसलमानों की हिस्सेदारी की एक लड़ाई है। केरल की तरह, अब इस पर गौर करिए, केरल की तरह यूपी में भी मुसलमान एकजुट हो जाने चाहिए, ये कह रहे हैं ओवैसी के नेता। यूपी में 24%, जबकि केरल में 25% मुसलमान हैं। केरल के मुसलमानों ने आईयूएमएल के 22 उम्मीदवार जिताए थे। केरल में अब मुसलमानों के बिना सरकार नहीं बन सकती। अगर मुसलमान साथ दें तो यूपी में भी केरल जैसा हो सकता है, ये कह रहे हैं ओवैसी के नेता। मुसलमान एमआईएम को 40 से 50 सीटों पर जिताए, इससे मुसलमानों के बिना यूपी में भी सरकार नहीं बनेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि इतनी संख्या में मुसलमान जीत कर आए और एमआईएम से जीत कर आए, जिससे वो किंग मेकर बने। और केरल में जो हुआ है उसे रिपीट आप यूपी में कर सकते हैं। यूपी में तीसरी बार चुनाव की लड़ने की तैयारी में है एमआईएम। आपको बता दूं कि मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं ओवैसी। इससे पहले यूपी में 2017, 2022 में एमआईएम चुनाव लड़ चुकी है। 2017 में 38 और 2022 में 95 सीटों पर ओवैसी साहब ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों ही चुनावों में पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो ये हाल यूपी का था,
लेकिन अभी भी ओवैसी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि क्यों ना केरल का मॉडल यूपी में दोहराया जाए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां की सरकारी आंकड़े के मुताबिक 24.6% मुसलमान पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में अगर लोग मजलिस का सहयोग करें और मजलिस के 40-50 विधायक जिता के दे दें, उत्तर प्रदेश में भी आपको सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी, जिस तरह केरल में सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई। और ये भी आपको बताऊं कि यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी ने मुसलमानों को गोलबंद करने की जिस तरह से कोशिश की है, उस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की भाषा चौंकाने वाली है, डराने वाली है। ये मुस्लिम लीग की भाषा है, विभाजनकारी है। ये आज भी आबादी के आधार पर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। यही बात के आधार पर ही तो देश का विभाजन हुआ था। एक पाकिस्तान पाक मुल्क के नाम पर इन्होंने ले लिया था। आज फिर उसी प्रकार से मजहब के आधार पर गोलबंदी करने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि जो भी दल धर्म की राजनीति करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या AIMIM हो, दोनों ही दलों की राजनीति केवल समाज को बांटने की है, लोगों को बांटने के लिए। तो समाजवादी पार्टी का इन दोनों ही दलों से कभी गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन इन सियासी बयानबाजियों से अलग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। 27 में चुनाव जीत के लिए योगी ने एक जून प्लान तैयार किया है। योगी का ये जून प्लान क्या है? ग्राउंड जीरो पर उतरकर निशाना साधना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। जून से सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन में दिखेंगे। योगी जून से अलग अलग मंडलों का दौरा करने वाले हैं। मंडलों में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठकों में स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। इससे नेताओं को एक्टिव करने में मदद मिलेगी। अब संगठन और सरकार का तालमेल जीत के लिए बहुत जरूरी है। सीएम और अफसरों के साथ भी बैठक करने वाले खुद मैदान में उतरकर विकास की समीक्षा करेंगे। इससे पहले योगी ने PWD के काम की समीक्षा की है। हर डीएम को विकास योजनाएं बनाने का निर्देश भी दिया है। योजनाएं पानी, बिजली, सड़क, रोजगार से जुड़ी होगी और इसके लिए हर डीएम को एक हफ्ते का समय दिया है योगी आदित्यनाथ ने। अफसरों को ठेकेदारों पर नजर रखने का आदेश दिया गया है। ठेकेदार गड़बड़ी करेंगे तो अफसर जिम्मेदार होंगे। विकास योजनाएं जून के पहले हफ्ते में मंजूर होंगी। योजनाओं पर काम भी तुरंत शुरू कराया जाएगा। ये लगभग वही वक्त होगा जब योगी दौरे पर होंगे। चुनाव तक ज्यादातर काम पूरे करने का प्लान है। सरकार इन्हें उपलब्धि के तौर पर दिखा सकती है। योगी माइक्रो लेवल तक पहुंचकर संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सरकार समस्याओं के प्रति कितनी गंभीर है। संदेश सही तरीके से गया तो वोट बेस बढ़ सकता है। तो ये योगी आदित्यनाथ का प्लान है। लेकिन योगी का ये चुनावी प्लान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि योगी के इस एक्शन में अखिलेश के पीडीए की काट भी है। अखिलेश के लिए योगी के चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट से निपटना भी आसान नहीं होगा। तो आपको यह भी बताऊं कि अखिलेश यादव के लिए योगी आदित्यनाथ का ये जून प्लान और इसके आगे की रणनीति कितनी भारी पड़ सकती है, जरा उसे समझिए, क्योंकि योगी का एक्शन अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाला है। योगी पिछड़े गांवों तक विकास पहुंचाने की तैयारी में है। ये अखिलेश के पीडीए नैरेटिव पर भारी पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी सरकार विरोधी माहौल के भरोसे बैठी है। योगी फील्ड में उतरकर जनता का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने जून से ही पार्टी का चुनावी मोड ऑन कर दिया। अखिलेश इसमें पिछड़ गए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज गंवाया है। मंडल बैठकों में विपक्षी एमएलए को शामिल करने का भी प्लान बनाया है बीजेपी ने। अब बैठक में गए तो बीजेपी विरोधी नैरेटिव कमजोर होगा और अगर नहीं गए तो विकास विरोधी होने का ठप्पा आप पर लग जाएगा। अब अखिलेश यादव का फोकस बेकारी, संविधान जैसे मुद्दों पर है, बेरोजगारी पर है। योगी चुनाव को बिल्कुल स्थानीय स्तर पर ले गए हैं। उस लेवल पर बीजेपी के नैरेटिव से लड़ना मुश्किल होगा। 2024 में कई मंडलों में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर था। इस बार सीएम योगी का पूरा फोकस उन्हीं मंडलों पर है। बीजेपी का प्रदर्शन सुधरा तो समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अब योगी ने खुद कमांड संभाल ली है और ग्राउंड पर उतरने की तैयारी में है। और अब आपको बताती हूं आज की उस खबर पर जिससे
पूरे देश का पारा बढ़ा हुआ है। जी, बात गर्मी की कर रही हूं क्योंकि पारा 50 पार पहुंचने वाला है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से गर्मी ने अर्धशतक बनाने की तैयारी कर ली हो। क्या ये गर्मी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेगी? देश के कई राज्य गर्मी की चपेट में हैं। यूपी का बांदा दुनिया का तीसरा गर्म शहर बन गया है। आपको बताऊं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में किस तरह से लोग गर्मी की तपिश से बचाने के उपायों में लगे हुए हैं। मैं आपको इसको लेकर बताती हूं कि कैसे 50 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। सिर्फ यूपी नहीं, जहां पर बांदा में सबसे हाई तापमान रिकॉर्ड किया गया, अलग अलग राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तपिश से लोग जल रहे हैं और परेशान हैं। जरा आपको सुनवाती हूं लोगों की परेशानी क्या है। आम जनता की हालत तो वो खराब है, इतनी भीषण गर्मी है कि हमें तो लगता है कि जो टेम्परेचर मीटर है ये भी सही रिपोर्ट नहीं दे रहा, इतनी भयंकर गर्मी है। बहुत समस्या है साहब। लोगों को सब्जी इतने ताजी लाते हैं, नहीं तो कोई अपने आप ऐसे सूखती जा रही है, गिराकी भी नहीं है, धंधा भी कम हो रहा है, मध्यवाड़ा भी बहुत हो गया है गर्मी से। गर्मी भीषण पड़ रही बाबू, जैसे पब्लिक का आना जाना कम हो गया है, रुपए 10% लोग आ रहे हैं और गर्मी से व्याकुल होकर नहा के चल जा रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस समय 47-48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। इस समय 12 से 4 तो कहीं भी निकलना है एकदम मुनासिब ही नहीं है, आपको कहीं निकलना ही नहीं है। और निकले भी तो गमछा तौलिया लेके कैरी करके ही निकलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान, गर्मी से हालत एकदम बेहाल ही है। हम लोग के चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि धूप एकदम गर्म हवा मुंह पे लग रही है, और हम लोग जॉब करते हैं, फील्ड वर्क है, तो हम लोग के लिए तो बहुत ही अलग से दिक्कत है। तो हर किसी की दिक्कत है और ऐसे गर्म मौसम में घर से निकलना मजबूरी भी है लोगों की, क्योंकि वो काम पर जाते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। देश के 10 सबसे गर्म शहर आज कौन से थे ये आपको बताती हूँ। बांदा, जहां पर 48.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। वहीं वर्धा 47.1 डिग्री, महाराष्ट्र में नजफगढ़ में 47 डिग्री का तापमान दर्ज हुआ है। रोहतक में 46.9 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। भटिंडा में, पंजाब में 46.6 डिग्री तापमान। अब मैंने आपको पहले ही कहा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहां सबसे ज्यादा धरती उबल रही है। नागपुर में 46.6 डिग्री का तापमान दर्ज हुआ, झांसी में 46.5 डिग्री और आगरा में, यूपी के आगरा में 46.5 डिग्री और अमरावती जहां 46.4 डिग्री का तापमान दर्ज हुआ। चंद्रपुर 46.2 डिग्री पर उबल रहा था। अब आपको तस्वीरें दिखाती हूं गुजरात के वलसाड की। एक तरफ तो आसमान से बरसती हुई आग है, तो दूसरी तरफ आप सोचिए, कम से कम आप एक गिलास पानी तो उठा पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके बूंद बूंद को मोहताज हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, आप सोचिए, इसी देश में एक हिस्सा ऐसा भी है जहां महिलाओं को एक गिलास पानी के लिए कुएं में खुद उतरना पड़ता है, एक बूंद के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। ये तस्वीर देखिए, कैसे इस गर्मी के मौसम में ये महिलाएं कुएं में उतरकर, जान जोखिम में डालकर ये पानी निकाल रही हैं, क्योंकि पानी के बिना तो फिर जीना भी नहीं मुहाल होगा। और अब आपको तस्वीरें महाराष्ट्र के विदर्भ की दिखाती हूँ, जहां पारा 46 डिग्री पार पहुंच गया और कई हिस्सों में पानी की बड़ी किल्लत है। हालात ये है कि 3 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। कड़कती धूप में पानी के लिए लगी लंबी कतारें, और ये सब कुछ इस गर्मी में एक गिलास पानी के लिए हो रहा है। तो सोचिए, हालत ये है। और इस गर्मी में बार बार उपायों पर तो हम बात करते हैं, लेकिन जिन्हें एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, उनका क्या होगा। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे। एक बार